Hello students, today we are going to further our discussion of the topic globalization. तो देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग और ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट्स हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और एमएनसीज के बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है दैट इज द फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। सो आई होप जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है वो सारा क्लियर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं विद फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो देखिए फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस, दैट मीन्स ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, ट्रेड बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज या मोर देन वन कंट्रीज। तो जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, ट्रेड मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। और इस फॉरेन ट्रेड में some countries जो होते हैं they take the benefits of exports and some countries are dependent on the imports from the other countries. तो foreign trade जो होता है it plays a major role to shape the international economy and the national economies of the different countries. तो देखिए आज की डेट में क्या है, हम लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, तो दुनिया की सारी इकोनॉमीज इंटरलिंक्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड से क्या बेनिफिट होता है? सबसे जो मेन बेनिफिट होता है दैट इज द ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि आपकी जो कंट्री है दैट अब वो इकोनॉमी जो है वो कंट्री जो है ग्लोबल लेवल पे अपना स्टेप रख चुकी है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज द अर्निंग्स, यानी कि जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो रिजर्व होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, वो बहुत ज्यादा अर्न हो जाता है इन केस ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो देखिए इंडिया तो पुराने टाइम से हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज इन्वॉल्व इन द फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग आज भी इन 21st सेंचुरी में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड्स कर रहे हैं। इंडिया बहुत सारी कमोडिटीज, बहुत सारी सर्विसेज हम लोग इंपोर्ट्स करते हैं एंड लॉट्स ऑफ सर्विसेज इंडिया एक्सपोर्ट करता है। देखिए इंडिया का जो लीड है वो सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट में है, और इंडिया मेनली जो गुड्स वगैरह होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, इंडिया मेनली उनको इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया का जो बजट है, जो इंडिया का जीडीपी है, उसका सबसे मेजॉरिटी जो परसेंट है वो किस पर एक्सपेंड होता है, किस पर, कौन से कमोडिटी को परचेज करने में एक्सपेंड होता है। तो देखिए इंडिया का जो मैक्सिमम शेयर ऑफ एक्सपेंस है वो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल को परचेज करने में किया जाता है। तो यानी क्रूड ऑयल पर कम से कम 80% जो क्रूड ऑयल इंडिया में यूज होता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नाफ्ता, नेचुरल गैस की फॉर्म में, वो सब इंडिया में 80% करीब वो इंपोर्ट होता है फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंट्रीज इन मेजर। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपोर्ट है इंडिया का वो गोल्ड है। तो इंडिया ये दोनों कमोडिटीज जो है बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पर इंपोर्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत सारे रूट्स हैं। देखिए जो शिप्स होते हैं, जो ओशियन रूट्स होते हैं, ये मेजर जो है मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं टू स्मूथली कंडक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंडियन ओशियन हम लोगों की जो लोकेशन है, सदर्न पेनिनसुला है, वो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है फॉर द इंटरनेशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव में। तो अब उस केस में क्या होता है, देखिए कि जो हम लोगों के कोस्टल रीजन है, टोटल 9 इंडिया के जो स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स है, जो जिनकी वाटर बाउंड्री शेयर होती है विद इंडियन ओशियन, तो ये 9 यहाँ पर क्या किया हुआ है, इन 9 स्टेट्स में पोर्ट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर कंसाइनमेंट्स की लोडिंग और अपलोडिंग और लोडिंग होती है, सॉरी लोडिंग और अनलोडिंग होती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज से। तो देखिए जो सबसे बड़ा मतलब यानी कि जो एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बिजी जो ट्रेड रूट है वो है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर पड़ता है? देखिए जैसे ये हमारा इंडिया है, सदर्न इंडिया है, फिर यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर श्रीलंका वाला पार्ट है, ओके। फिर यहाँ पर कहीं दूर जाके अंडमान सी है, अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पर मतलब कहीं इससे इधर ईस्टर्न साइड पे मलेशिया पेनिनसुला है, मलय पेनिनसुला है जो मलेशिया का पार्ट है, और इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है। तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, बहुत नैरो वाटर बॉडी है जिसको स्ट्रेट बोलते हैं, और वो नैरो वाटर बॉडी को मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं। तो मलक्का स्ट्रेट जो है वहीं से 70% जो मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो मतलब ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है इंडियन ओशियन में, वो 70% अराउंड मलक्का स्ट्रेट के थ्रू ही किया जाता है। तो ये स्ट्रेट जो है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी भी इस ट्रेड को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है बाय एनी ऑफ द पावरफुल कंट्री इन द रीजन लाइक चाइना या कोई और कंट्री, यूएसए, क्योंकि यूएसए की नेवल एंड मिलिट्री बेसिस है
इंडियन ओशन में, तो अगर कभी ब्लॉक कर दिया जाता है तो इससे जो फॉरेन ट्रेड है उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो फॉरेन ट्रेड इंडिया का जो है बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इंडिया का आज की डेट में जो इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन ट्रेड पार्टनर है वो यूएसए है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है जिसमें 28 कंट्रीज आते हैं। तो ये जो मेजर ये कंट्रीज है ये इंडिया के बहुत लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इंडिया इनके साथ बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है और कुछ कमोडिटीज एक्सपोर्ट भी करता है। उसके बाद फिर आता है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो देखिए जब हम लोग फॉरेन ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग जब दूसरे देश के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करेंगे तो इससे जो इंटीग्रेशन है अमंग द डिफरेंट कंट्रीज उसको इनहांसमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग द कंट्रीज। बहुत लंबे टाइम से ही जो मेन चैनल था कनेक्ट करने का कंट्रीज को वो आपका फॉरेन ट्रेड ही था, यानी कि ट्रेड के मीडियम से ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ बात करती थी। नेक्स्ट आता है इम्पैक्टिंग फॉरेन ट्रेड। तो देखिए अब फॉरेन ट्रेड का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है ऑन द डिफरेंट कंट्रीज। तो सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड जो होता है ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, किसके लिए? फॉर प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोड्यूसर्स के लिए कैसे? क्योंकि देखिए अभी आपने अपना प्रोड्यूसर ने क्या किया, अपना जो गुड्स है उनको मैन्युफैक्चर किया और अभी तक वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट यानी जो लोकल मार्केट है विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री वहीं पर उनको सेल आउट कर रहा था। लेकिन एक बार आप एमएनसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक बार आपके लिए बाउंड्रीज खुल जाती है फॉर ऑफ द अदर कंट्रीज, so definitely you get expanded market, you get a large share of market। आपको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है तो जिसमें आपके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी डेफिनेटली वो इनहांस हो जाएगी। क्यों? बिकॉज यू हैव गॉट द और यू हैव अप्रोच्ड द लार्ज मार्केट शेयर। फिर नेक्स्ट क्या आता है, और जिसमें उसकी अपनी मार्केट भी आती है और बाकी जो कंट्रीज में वो अपना बिजनेस करता है। नेक्स्ट इज द प्रोड्यूसर्स कैन देन सेल देयर गुड्स नॉट ओनली विद इन देयर कंट्री, यानी कि प्रोड्यूसर्स अपनी कंट्री के साथ साथ जो अदर कंट्रीज है उनमें भी गुड्स और सर्विसेज को शेयर कर सकता है, सेल आउट कर सकता है। नेक्स्ट किस पर इम्पैक्ट होता है फॉरेन ट्रेड का? नेक्स्ट इम्पैक्ट आता है आपका कंज्यूमर्स पे। तो देखिए कंज्यूमर्स पर क्या असर होता है फॉरेन ट्रेड का? कंज्यूमर्स पर भी एक बहुत पॉजिटिव असर होता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग। देखिए अभी आपके पास जो चॉइस थी वो लिमिटेड थी इन द इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स। अभी इंडिजीनियस आपके कंट्री के जो मेड इन योर ऑन कंट्री गुड्स थे वही आपको अवेलेबल हो पा रहे थे। But now the goods from the other countries are also available in your local market. So definitely there will increase in the competition between the imported goods and the local goods. तो इससे क्या होगा, एक जो चॉइस है, जो एक सिलेक्शन का लेवल है, जो ऑप्शंस हैं that will be increased before the customers। तो वो कस्टमर्स के सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे that you can purchase this one and that one also। अब आप बहुत सारे मतलब गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। तो जब कंपटीशन होगा बिटवीन द फॉरेन गुड एंड द लोकल गुड तो उससे क्या होगा, जो प्राइसेस है वो काफी फ्लक्चुएट कर जाएंगे। दैट मीन्स प्राइसेस में काफी निगोसिएशन होगा। तो हर कोई चाहेगा एक बार मार्केट शेयर का पर ज्यादा होल्ड मिल जाए और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेंगे। देन कंपटीशन इंक्रीजेज अमंग लोकल एंड फॉरेन कंपनीज। ऑब्वियसली दोनों कॉम्पीट करते हैं, किस लिए कि मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा किसके हाथ में कैप्चर होता है। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड जो होता है इससे इसका क्या रिजल्ट होता है, कनेक्ट करता है मार्केट्स को और इंटीग्रेट करता है मार्केट इन डिफरेंट कंट्री। यानी कि फॉरेन ट्रेड ओवरऑल क्या करता है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है अमंग द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक इमेज ली हुई है, कंपटीशन इंक्रीज। ऑब्वियसली जब आप फॉरेन ट्रेड करेंगे तो देखिए ये एक मेड इन इंडिया डॉल दी हुई है और ये बहुत कॉस्टली और बहुत कॉस्टली है और डिजाइंड है। अब एक ही मेड इन चाइना डॉल है और ये चीपर रेट पे है, न्यू डिजाइन एंड अट्रैक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर कैसे कंपटीशन, दोनों डॉल्स हैं लेकिन डिफरेंस क्या हो गया कि एक इम्पोर्टेड है और जो दूसरी डॉल है दैट इज द लोकल और डोमेस्टिक डॉल ऑफ आवर ओन कंट्री। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग और इंटरलिंकिंग द मार्केट्स। तो मार्केट्स को इंटरलिंक करता है, ओपनिंग करता है द डोर ऑफ द मार्केट ऑफ वन कंट्री फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती है, जो कंपनीज जो होती है आई मीन मूव करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट शेयर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज
इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी दे मूव बिटवीन द कंट्रीज। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या चीजें मूव करती है, गुड्स मूव करते हैं, सर्विसेज मूव करती हैं लाइक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, एजुकेशनल सर्विस एंड मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बहुत बड़ी बड़ी जो मेजर कंपनीज हैं, जो लार्ज स्केल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज ऑफ द कंट्रीज। फिर टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट होता है, मूवमेंट होता है अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। तो खाली जो नॉट ओनली दैट मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि खाली ह्यूमन का ही मतलब मूवमेंट नहीं, मतलब इसमें होता मूवमेंट ह्यूमन के साथ साथ और भी अदर जो टेक्नोलॉजी है, गुड्स हैं, इन्वेस्टमेंट है और मैन पावर है, ये सारी चीजें मूव करती है अमंग द कंट्रीज। और जो मोस्ट रीजन है वर्ल्ड के, वो बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आ गए हैं विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंट्रीज अभी तक एक दूसरे के साथ मतलब कांटेक्ट में नहीं थी, अब वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कांटेक्ट में आ गई है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को पुश फैक्टर्स कौन से हैं। सो फर्स्ट इज द टेक्नोलॉजी। यस, टेक्नोलॉजी कैसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक कंट्री इन्वेंट कर रही है, उस पर काम कर रही है, डेवलपमेंट्स कर रही है, अचीवमेंट्स कर रही है, बट रेस्ट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर क्या है, द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन स्टेबल मोड और इन वेरी स्लो मोशन। तो अब वहां पर क्या होता है कि उस सेंस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को भी मूव करना पड़ता है, बिकॉज जो कंपनीज है दे आर मूविंग अमंग द कंट्रीज, वो मूव कर रही है फ्रॉम द होम कंट्री टू होस्ट कंट्रीज। तो ऑब्वियसली जब वो होस्ट कंट्रीज में अपना सेटअप स्टार्ट करेंगी, बिजनेस स्टार्ट करेंगी, तो वहां पर जो काम करने का प्रोसेस होगा, जो वर्किंग मेथड होगा, वो भी क्या होगा, एडवांस्ड होगा। कैसे एडवांस्ड होगा, जैसे वो अपने होम कंट्रीज में वर्क करती हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू दे आल्सो नीड टू टेक विद देम द टेक्नोलॉजी फ्रॉम देयर होम कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेट्रा। अब देखिए जो डेवलपमेंट्स हुए हैं टेलीकॉम सेक्टर में, यानी कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर्स में और इंटरनेट्स में, इन्होंने भी बहुत मेजर रोल प्ले किया है इनके अचीवमेंट्स ने, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन पर बहुत बड़ा एक पुश मिला है, एक पुशिंग फैक्टर का काम किया है। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी। अब देखिए हम यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं, तो रैपिड इंप्रूवमेंट जो हुआ है टेक्नोलॉजी में, वो बहुत मेजर फैक्टर रहा है जिसने स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट मीन्स मोटिवेट किया है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को। यस ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो वर्ल्ड के एडवांस्ड कंट्रीज है लाइक यूएसए, जर्मनी, जापान, फ्रांस एंड चाइना, तो यहीं पर साउथ कोरिया एंड सम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट में ये कंट्रीज जो होती हैं, दे आर मच अहेड एज कंपेयर टू द डेवलपिंग और द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अब टेक्नोलॉजी में ये लोग आगे हैं, तो ऑब्वियसली अब इनके एमएनसीज तो पूरे कंट्रीज में सेटअप हैं, आई मीन स्टैब्लिश किए हुए हैं, स्पेंड किए हुए हैं। तो अब इनको क्या करना होता है, अपनी टेक्नोलॉजी को भी जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज है जहां पर इनकी एमएनसीज है, वहां पर उनके साथ शेयर करना होता है, ताकि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है दैट कुड बी compete or that could be cope up with the production process in the home country. In the last 50 years, the production has witnessed a major improvement in transportation. अब देखिए पिछले 50 years में क्या हो गया है, जो वर्ल्ड है, एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, यानी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसपोर्ट की जा रही है, मूव की जा रही है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। क्यों, क्योंकि एमएनसीज ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, तो जो भी डेवलपमेंट्स एक कंट्री में काम कर रहे हैं, वही डेवलपमेंट्स जो है या उससे भी एडवांस डेवलपमेंट्स जो है वो अदर कंट्रीज में स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर सिंपल एग्जांपल की बात करें, तो अगर कोई कंट्री 2G में काम कर रही है, सेकेंड जनरेशन, तो अदर कंट्रीज विल स्टार्ट इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट्स इन द थर्ड जनरेशन, अदर कंट्री फिर फोर्थ जनरेशन। देखिए पहले हम लोग क्या थे, अर्थ तक ही लिमिटेड थे, लेकिन अभी हम लोग कहाँ पर बात करते हैं, स्पेस में बात करते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स की बात करते हैं, हम लोग डीप ओशियन मिशन की बात करते हैं। देखिए इंडिया का तो इनफैक्ट डीप ओशियन मिशन चल भी रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विद द बजट ऑफ 8,000 करोड़ के साथ लॉन्च किया था, जिसको 2017 में।
तो ये सब जो है डेवलपमेंट्स है, रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं, तो इट दे ऑल जस्ट आर पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब इससे क्या हुआ, एक जो फास्टर डिलीवरी है गुड्स की अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस, उसमें बहुत ज्यादा मतलब डेवलपमेंट हुआ है, लोअर कॉस्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी, देखिए पहले क्या होता था, मतलब बड़े बड़े शिप्स होते थे, शिप्स के थ्रू मतलब होता था, लेकिन अभी क्या है, शिप्स को भी बहुत एडवांस्ड कर दिया गया है और मतलब शिप्स को रिफाइंड उसकी टेक्नोलॉजी कर दी गई है, बहुत इनोवेशंस कर दिए गए। अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स है, पहले जो चीजें बहुत मतलब आप लॉन्ग टाइम तक नहीं रख पाते थे, अभी क्या है, रेफ्रिजरेटेड शिप्स में आप उनको बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हो। तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं, आई मीन ये सारे का सारा जो टेक्नोलॉजी का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन चेंजिंग द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी। सो इस लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फर्दर जो स्लाइड्स हैं दैट आई विल डिस्कस विद यू in the upcoming lectures, and whatever doubts you have regarding this video lecture, regarding this particular video, you can ask me better in the comment section. So till then, thank